यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। कश्मीर में आए दिन आतंकियों से मुठभेड़ और उस दौरान सुरक्षा बलों और सेना के काम में खलल डालने की कोशिश अब नई बात नहीं, लेकिन यह चिंताजनक है कि उपद्रवी तत्व कहीं अधिक दुस्साहसी होते जा रहे हैं। हालांकि वे इस दुस्साहस की कीमत भी चुका रहे हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि आतंकियों की घेरेबंदी के वक्त सेना और सुरक्षा बलों को उपद्रवी भीड़ से निपटने में कहीं अधिक जोखिम का सामना करना पड़े। यह जोखिम किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि बीते दिन पुलवामा में 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में 8 जवान जख्मी हो गए। जब पथराव और आगजनी से बचने के लिए सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो एक युवक गोली लगने से मारा गया और दूसरा आंसू गैस से दम घुटने से। इन मौतों को लेकर नए सिरे से उपद्रव किया जाए तो हैरत नहीं, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि घाटी में हिंसा के दुष्चक्र को जारी रखने की कोशिश हो रही है। इसके तहत नसीहत हिदायत सेना एवं सुरक्षा बलों को दी जाती है और पत्थरबाजी पर आमादा भीड़ को अहिंसक आंदोलन का हिस्सा बताया जाता है। पहले यह काम पाकिस्तान परस्त तत्व ही करते थे, लेकिन अब घाटी के राजनेता भी करने लगे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कश्मीर के विपक्षी दल पत्थरबाजों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पत्थरबाजों के खुले छुपे संरक्षकों के खिलाफ कड़ाई बरतने की ज़रूरत है, भले ही वे राजनेता ही क्यों न हों। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कश्मीर के हालात संभालना और मुश्किल होगा। यह समझने की ज़रूरत है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवानों और साथ ही उनके वाहनों एवं ठिकानों पर होने वाली पत्थरबाजी ने अब तक एक किस्म के पागलपन का रूप ले लिया है। इस पागलपन के बीच भी सुरक्षा बल किस तरह संयम और जिम्मेदारी दिखाते हैं, इसका उदाहरण पुलवामा में ही तब देखने को मिला जब आतंकियों से हथियार डालने के लिए पहले मस्जिदों से ऐलान कराया गया, फिर उनके परिजनों से बात कराई गई। आतंकी न केवल अड़े रहे बल्कि गोलियां भी दागते रहे। जब वे सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए तो भीड़ हमेशा की तरह सुनियोजित तरीके से भड़क गई और उत्पात मचाने लगी। ऐसी उत्पाती भीड़ से निपटने के लिए कुछ नया करना और सोचना होगा, क्योंकि पहले आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त देश विरोधी नारेबाजी ही होती थी, फिर पत्थरबाजी भी होने लगी। अब सुरक्षा बलों के घेरे में आए आतंकियों को निकल भागने का मौका देने की कोशिश भी होने लगी है। बीते कुछ दिनों में ऐसी कोशिश के चलते कुछ आतंकी बच निकलने में कामयाब भी हुए हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब उपद्रवी भीड़ के चलते
सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाशी का अभियान रद्द करना पड़ा। हालांकि सेनाध्यक्ष ने आतंकियों की तलाशी या फिर उनसे मुठभेड़ के वक्त पत्थरबाजी करने और जवानों का रास्ता रोकने वाले तत्वों को चेताया था, लेकिन उसका असर पड़ता नहीं दिख रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे घाटी में सेना एवं सुरक्षा बलों का इकबाल कायम रहे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने में चंद दिन रह गए हैं। मतगणना और होली अवकाश को हटा दिया जाए तो समझिए चंद घंटे ही बचे हैं, मगर दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड और सबसे अनुभवी अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी के बावजूद तैयारियां अभी आधी अधूरी ही हैं। बुधवार को लखनऊ के 70 परीक्षा केंद्रों के लिए स्टेशनरी कम पड़ गई। इस स्टेशनरी में उत्तर पुस्तिका के अलावा डेस्क स्लिप, हाजिरी रजिस्टर और नॉमिनल रोल शामिल होता है। जब प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो दूर दराज की स्थिति का अंदाज खुद लगाया जा सकता है। यूपी बोर्ड में सबसे बड़ी बदइंतजामी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में देखी जाती है। हर बार इसे दुरुस्त कर लेने का दावा जरूर किया जाता है, मगर ना जाने कौन सी शक्ति है जो इसे ठीक होने ही नहीं देना चाहती। ऐन वक्त तक केंद्रों को लेकर ऊहापोह रहती है। इस बार भी कहा गया था कि मुख्यालय स्तर पर कंप्यूटर से केंद्रों का निर्धारण होगा, परंतु अंत में यह व्यवस्था फिर से जिला विद्यालय निरीक्षकों के हवाले कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि डिबार किए गए केंद्रों की संख्या में तेजी से कमी आई है। इस बार करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी घटे हैं। यह बताता है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों का इस बोर्ड से विश्वास कम हुआ है। इसके बावजूद परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी नहीं आई और प्रदेश में 11,413 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की परीक्षा के बाद हुए अनुभवों के आधार पर परीक्षा को और भी हाईटेक बनाने की घोषणा की गई थी, मगर इस बार एक कदम पीछे हो गए। प्रवेश पत्र स्कूलों में भेजे गए हैं और इंटरनेट पर भी डालने का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि 2 साल पहले 5 जिलों में यह प्रयोग सफल हो चुका है, लेकिन इस पर अब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया गया। मॉनिटरिंग के लिए गत वर्ष मोबाइल ऐप बनाया गया था। इस साल उसका उपयोग नहीं होगा। हाई स्कूल की परीक्षा 15 दिन और इंटर की परीक्षा 25 दिन चलेगी। इसके बाद मूल्यांकन का नंबर आएगा। बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में आखिरी बैठक शुक्रवार को करने वाला है। उस पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। आखिर एक प्रतिष्ठित बोर्ड से जुड़े नौनिहालों और प्रदेश स्टाफ
और अधिक डिक्टेशंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।